मित्रों नमस्कार। मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय B.Ed प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम जो कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, शिक्षा में नवाचार से बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से B.Ed प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं संपन्न हो सकी है और इस बार इसका पैटर्न MCQ बेस्ड है। आने वाले समय में इसकी परीक्षा होगी जो कि विकल्पीय प्रश्न पर आधारित होगी। इसलिए हमने शिक्षा में नवाचार से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। उम्मीद है आप सबकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मित्रों, पहला प्रश्न है, नवाचार किन दो पदों के संयोग से बना है? तो मित्रों, इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है नवधन आचार, दूसरा है नवाधन आचार, तीसरा विकल्प है नवीन प्लस आचार, चौथा विकल्प है नाधन आचार। तो मित्रों, इसमें पहला विकल्प सही है नवधन आचार, जिसका अर्थ होता है नवाचार। दूसरा प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, नवाचार अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? पहला विकल्प है इनोवेशन, दूसरा इनोवेटिव, तीसरा है उपर्युक्त दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। मित्रों, नवाचार अंग्रेजी भाषा के इनोवेशन शब्द से बना हुआ है, इसलिए इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, इनोवेशन। मित्रों, तीसरा प्रश्न आप सबके समक्ष है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है E.M. रोजर्स, दूसरा विकल्प है M.B. माइल्स, तीसरा विकल्प है H.G. वार्नेट, चौथा विकल्प है H.S. भोला। मित्रों, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। E.M. रोजर्स ने ये कथन कहा था कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, शिक्षा में नवाचार के प्रमुख प्रकार हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। शिक्षा में नवाचार इनोवेशन इन एजुकेशन के प्रकार 2 हैं, इसलिए इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया एवं समस्या समाधान संबंधी 2 प्रकार के नवाचार होते हैं। इसमें आपका पहला विकल्प सही है 2। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, दीवार विहीन कक्षा क्या है? दीवार विहीन कक्षाएं खुले परिवेश में स्वतंत्रता पूर्वक संचालित की जाती हैं, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है दीवार युक्त कक्षाएं, अर्थात ऐसी क्लासें जो दीवार या किसी क्लासरूम में होती हैं उन्हें दीवार युक्त कक्षाएं कहते हैं। तीसरा विकल्प है दीवार मुक्त कक्षाएं, वो कक्षाएं जो किसी दीवार के अधीन नहीं हैं, जो ओपन प्लेसेस पे भी हो सकती हैं। तो और चौथा विकल्प है A और C दोनों। मित्रों, इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। दीवार विहीन वे कक्षाएं होती हैं जो खुले परिवेश में स्वतंत्रतापूर्वक संचालित भी की जाती हैं और दीवार मुक्त होती हैं, तो इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, नाटक क्या है? पहला विकल्प है नाटक कला का वह रूप है जिसमें दर्शकों के बीच एक कहानी का प्रस्तुतिकरण संवादों एवं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। दूसरा विकल्प है नाटक प्रेरणा देते हैं। तीसरा विकल्प है नाटक सीखने का माध्यम होते हैं। चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, इसमें आपका चारों विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि नाटक कला का भी रूप है, नाटक प्रेरणा भी देते हैं, नाटक समाज को सीखने का अवसर भी प्रदान करते हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मित्रों, ये विकल्पीय प्रश्न बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, क्योंकि ये पहली बार
ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आप लोगों को प्रश्न पत्र मिलेगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, पूरे सिलेबस से आधारित है ये। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन के लिए जाने जाते हैं? पहला विकल्प है चिपको आंदोलन, दूसरा विकल्प है एप्को आंदोलन, तीसरा विकल्प है मैती आंदोलन और चौथा विकल्प है प्रोजेक्ट हाथी। तो मित्रों इसमें सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। पेड़ को बचाने के लिए इन्होंने इस आंदोलन को कराया था, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, चिपको आंदोलन। मित्रों अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, दूसरा विकल्प है 6 जून, तीसरा विकल्प है 7 जून, चौथा विकल्प है 8 जून। तो मित्रों सभी लोगों को मालूम है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है मित्रों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 22 अप्रैल, दूसरा विकल्प है 23 अप्रैल और तीसरा विकल्प है 1 दिसंबर और चौथा विकल्प है 21 जून। मित्रों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसमें भी आपका पहला विकल्प सही है, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है मित्रों, आत्मबोध या स्व अनुभूति सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? ये नवाचार के सिलेबस में भी है। पहला विकल्प है आत्मबोध से तात्पर्य अपने अंदर देखना अथवा आत्म अनुभूति करने से है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की चेतना अनुभूतियों को महत्व दिया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है पर अनुभूति या परानुभूति भी कहते हैं, तो जो दूसरों द्वारा अनुभव की जाती हैं, तो वो यह तो नहीं है। तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों, ये भी दोनों नहीं हो सकती चूँकि एक स्वानुभूत है दूसरा परानुभूत, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा, आत्मबोध से तात्पर्य अपने अंदर देखना अथवा आत्म अनुभूत करने से है, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसको बना दें यूं तीर। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, केस का पूरा नाम क्या है? मित्रों आप सिलेबस में केस बड़ौदा नाम से सिलेबस में है, जो कि केस के बारे में पूछा जा सकता है कि केस का पूरा नाम क्या है। पहला विकल्प है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, दूसरा विकल्प है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तीसरा विकल्प है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एनवायरनमेंट एजुकेशन और चौथा विकल्प है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन। तो मित्रों केस का पूरा नाम है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ये मान लीजिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो मित्रों शांति निकेतन सभी लोगों को मालूम है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, जबकि इसके पहले जो इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने एक आश्रम की स्थापना किया था और बाद में उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में परिवर्तित कर दिया और 1901 के आसपास ये शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, शांति निकेतन को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परिणत कर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका नाम विश्व भारती कब रखा? तो मित्रों शांति निकेतन आगे चल के ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया था और इसका नाम भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय रख दिया था और आज यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है। 6 मई 1952
पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है 7 मई 1953, तीसरा विकल्प है 8 जून 1953 और चौथा विकल्प है 6 नवंबर 1953। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है। 6 मई 1952 को शांति निकेतन को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परिणत कर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका नाम विश्व भारती रखा था, 6 मई 1952। मित्रों अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है। विद्या भवन की स्थापना किसने की? विद्या भवन उदयपुर नाम से शिक्षा का एक केंद्र है, जिसकी स्थापना किसने की थी? पहला है शिक्षाविद डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी जी, तीसरा विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर जी और चौथा विकल्प है विवेकानंद जी। तो मित्रों विद्या भवन की स्थापना शिक्षाविद डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता ने की थी, इसलिए इसमें भी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, शिक्षाविद डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है कि इस विद्या भवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1931 में, 1932 में, 1933 में, 1934 में। तो मित्रों विद्या भवन की स्थापना हुई थी 1931 में। 1931 में विद्या भवन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आप सबके समक्ष, विद्या भवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है संस्कृति, कला, योग, वैदिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करना, दूसरा है आदर्श शिक्षा देना, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, चूँकि विद्या भवन संस्कृति की भी शिक्षा देती है, कला, योग, वैदिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करती है और ये सभी शिक्षाएं आदर्श शिक्षा के अंतर्गत भी आती हैं, इसलिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, समावेशी शिक्षा के नवाचारी उपागम प्रथमा के संस्थापक कौन है? प्रथमा जो कि प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई है और आज भी प्रथमा संस्था चलती भी है, इसका संस्थापक कौन था? 4 विकल्प आप सबके समक्ष हैं, डॉक्टर माधव चवन जी, हीरालाल शास्त्री जी, तीसरा विकल्प केशव कर्वे जी और चौथा गांधी जी। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, डॉक्टर माधव चवन जी ने संस्था प्रथमा की संस्थापना की थी। पहला विकल्प है डॉक्टर माधव चवन जी। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई? पहला विकल्प है 1988, दूसरा विकल्प है 1989, तीसरा विकल्प है 1990 और चौथा विकल्प है 1991। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा 1988। मित्रों इसमें लगभग मैंने ए विकल्प को सही चुना है, कुछ है जो BCD में भी हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो हुई थी सन 1988 में। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? पहला विकल्प है 1935, दूसरा विकल्प है 1936, तीसरा विकल्प है 1937 और चौथा विकल्प है 1938। मित्रों वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में हुई थी, 1935। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? गांधी जी द्वारा, सरला शास्त्री जी द्वारा, हीरालाल शास्त्री द्वारा और चौथा विकल्प है विवेकानंद जी। तो मित्रों वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री जी ने की थी, इसलिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष, वनस्थली विद्यापीठ किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा है दिल्ली और चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल। मित्रों वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में स्थित है, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, राजस्थान।
यह विद्यापीठ आज भी संचालित हो रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यह विद्यापीठ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आप सबके समक्ष, SNDT विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गांधी जी ने, दूसरा विकल्प केशव कर्वे जी ने, तीसरा विकल्प फ्रोबेल ने और चौथा विकल्प मारिया मॉन्टेसरी जी ने। तो मित्रों इसमें बी विकल्प सही है, डॉक्टर केशव कर्वे जी, लेकिन इसमें बी 2 बार टाइप हो गया है, इसके लिए मित्रों क्षमा प्रार्थी हैं। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, केशव कर्वे जी ने। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, SNDT की स्थापना कब हुई? 1919 में, दूसरा विकल्प 1916 में, तीसरा विकल्प है 1917 में, चौथा विकल्प है 1920 में। मित्रों इस विश्वविद्यालय SNDT की स्थापना सन 1916 में हुई थी, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 1916। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है जो कि 24वां है, SNDT विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 4 विकल्प हैं, दिल्ली है, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा मुंबई और चौथा है लखनऊ। मित्रों आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि SNDT विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। यह है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई। बाकी पूरे देश में इसकी शाखाएं फैली हुई थी। इसकी कुल 3 और मुख्यालय थे। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, होशिंगाबाद विज्ञान शिक्षण प्रोजेक्ट HSTP, होशिंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1972 में, 1973 में, 1974 में और 1972 में होशिंगाबाद विज्ञान शिक्षण प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा 1972 में। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, सहकारिता अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? पहला है व्यापक अवधारणा, दूसरा है बच्चे सीखने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तीसरा बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पूर्ण करना और चौथा विकल्प है ये सभी। तो मित्रों सहकारिता अधिगम जहाँ सब एक साथ सीखें, समूह बना के सीखें, और यह एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें आपका ये ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं। तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न मित्रों आपके सबके समक्ष है, भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी की शुरुआत कब की गई थी? पहला विकल्प है 1975 में, दूसरा विकल्प 1976 में, तीसरा विकल्प 1977 में और चौथा विकल्प है 1978 में। तो मित्रों भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी की शुरुआत सन 1975 में की गई थी, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा 1975। आंगनबाड़ी आज पूरे देश में संचालित हो रही है और सभी इससे परिचित हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, आपदा प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार की संस्था का नाम है जो कभी नेशनल डिजास्टर को मैनेज जो करती है, उस संस्था का नाम क्या है? केंद्र और राज्य दोनों के अलग अलग होते हैं। पहला है NDRF, दूसरा है SDRF, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों, चौथा विकल्प है इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपदा प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार की जो संस्था है वह है NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। तो ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा NDRF। अगर किसी राज्य स्तर की जो कोई आपदा आती है उसको दूर करने की संस्था है तो वह है SDRF, लेकिन पूछा इसमें गया केंद्र सरकार की वह कौन संस्था है, तो मित्रों इसमें है NDRF। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, प्राकृतिक आपदा हैं कौन कौन सी आपदा? पहला है सूखा, दूसरा है बाढ़, तीसरा है प्रचंड तूफान और चौथा ये सभी। तो मित्रों जो नेचुरल डिजास्टर होती हैं उसमें ये सूखा भी आती है, बाढ़ भी आता है, प्रचंड तूफान भी आता है। अभी भारत में भी कई प्रकार के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र में कई तूफान पिछले 2-4 सालों में आए हैं। तो
तो ये सब नेचुरल डिजास्टर होती हैं, तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। किंडरगार्टन के शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है, पहला विकल्प है फ्रॉबेल, दूसरा वाटसन, तीसरा मॉन्टेसरी और चौथा है एडम्स। मित्रों, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रॉबेल को माना जाता है, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, फ्रॉबेल। जबकि वाटसन व्यवहारवादी थे और मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी इनका पूरा नाम था, इन्होंने भी बेसिक शिक्षा के लिए बहुत अच्छी तरह से शिक्षा आगे बढ़ाई। अगला है इग्नू की स्थापना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसको पूरा नाम है, की स्थापना कब हुई थी? सन 1985 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1987 में और चौथा विकल्प है वर्ष 1988 में। मित्रों, इग्नू की स्थापना सबसे पहले 1985 में हुई थी और आज भी ये शिक्षा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसकी भी बहुत शाखाएं हैं और ये पूरे देश में संचालित होती है। मित्रों, अगला प्रश्न है जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। हमने 32 प्रश्नों की श्रृंखला टोटल पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है एजुसेट क्या है? यह एक शैक्षिक उपग्रह है, दूसरा है पर्यावरणीय उपग्रह है, तीसरा विकल्प है चिकित्सकीय उपग्रह है और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो मित्रों, एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है, इसमें आपका पहला विकल्प सही है, शैक्षिक उपग्रह। मित्रों, इसको ध्यान देख लीजिएगा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा में नवाचार का पाठ है ये। एजुसेट क्या है? एक शैक्षिक उपग्रह। मित्रों, आज हम 32 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आप सबके समझ प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद है आप सबके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और मित्रों, कोशिश हमारी और रहेगी कि आने वाले समय में हम और अच्छा बनाने की कोशिश करें। बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। और आप सबको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल SD पॉइंट को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।